तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट सिंपली देखो एक ऐसी जगह होती है, प्लेस होती है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाता है, जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, उनको खरीदा या फिर बेचा जाता है। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसमें हमारी कई तरह की मार्केट्स यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि मनी मार्केट हो गया, सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्रेडिट मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड मार्केट्स। ठीक है, तो ये सभी को हम एक साथ क्या कह देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी नीड्स अलग अलग होती है। ठीक है, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर फंड्स इन्वेस्ट करने हैं, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स इन्वेस्ट करने हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जिस भी यूजर को जिस तरह की यहाँ पर सर्विसेज चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए फंड इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो वहां पर जाके शॉर्ट टर्म के लिए फंड इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, मनी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट की ही यहाँ पर सेगमेंट्स है, जिसको आप टाइप भी कह सकते हो। इन सभी को एक साथ हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो मार्केट्स होती हैं, इनके जो फीचर्स होते हैं, नेचर होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मनी मार्केट है, तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जाता है, यानी कि जिनकी जो मेच्योरिटी पीरियड वो 1 साल से कम होती है। ऐसे ही जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वहां पर जो हमारे फॉरेन करेंसीज वगैरह होती हैं उनका यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। ऐसी जो क्रेडिट मार्केट है, वहां पर जो स्पेशली जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। तो हर मार्केट की जो नेचर है, फीचर है, वो यहाँ पर अलग अलग होती है। ठीक है, पर अलग अलग होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की नेचर अलग होने के बावजूद, उसके फीचर अलग अलग होने के बावजूद भी वो जो है एक साथ कनेक्टेड होते हैं, एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल मार्केट आर नॉट यूनिफॉर्म, दे आर डिफरेंट फीचर्स। जितनी भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, उनके जो फीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पर फिर भी वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। चाहे वो इंडिया में हो, यानी कि इंडिया में जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। यानी कि इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो तो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ही, साथ के साथ इंडिया के बाहर जो फाइनेंशियल मार्केट है उनके साथ भी वो जो है यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब रीजंस, ठीक है, अब ये जो इंटरकनेक्टनेस होती है इसके रीजंस क्या है, किन रीजंस की वजह से ये जो हमारे मार्केट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो पहला रीजन देखो क्या है, रिलाइंग ऑन सेविंग्स ऑफ अदर नेशन। ठीक है, अब देखो कोई भी कंट्री हो, ठीक है, वो अपने डोमेस्टिक सेविंग पे कितना ज्यादा यहाँ पर रिलाई कर सकती है, मतलब कि कितना यहाँ पर फंड रेज कर सकते हैं। एक हद आएगी जब जो फंड्स है, जो हमारे डोमेस्टिक लोग होंगे, सिटीजन होंगे, उनके पास सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए जो हमारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है, वो अपने देश के अलावा जो बाहर के सिटीजन होते हैं उनके सेविंग्स पे भी रिलाई करते हैं। ठीक है, तो इंटरकनेक्टनेस का ये मेन रीजन है कि ताकि जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में है, वो जो है बाहर के सिटीजन की सेविंग को भी मोबिलाइज कर सके, वहां से भी यहाँ पर जो है फंड रेज कर सके। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट की वजह से आज जो है हर देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिससे जो उनके मार्केट्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट हो गए। अब वो भी आपस में जो है डीलिंग यहाँ पर करते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो, हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। ठीक है, अब क्योंकि सभी मार्केट्स एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड है, उनको यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर पाए और कंपीट कर पाए। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको किसी बाहर इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ कंपीट करना है, तो वो जो सर्विसेज दे रहा है उस लायक आपको सर्विसेज यहाँ पर देनी पड़ेगी। वो जो बिजनेस प्रैक्टिसेस को यूज कर रहा है, आपको भी उन बिजनेस प्रैक्टिसेस को यूज करना पड़ेगा। तो सभी जब यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर जो है सेम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने लगे, जिससे सभी मार्केट जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, हमें बेनिफिट क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर चैनल फॉर ऑथोरिटीज टू ट्रांसमिट इंपॉर्टेंट प्राइस सिग्नल्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब सभी मार्केट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, तो जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज होती हैं जो कि उनको रेगुलेट करती हैं, वो जो है सभी मार्केट में प्राइस सिग्नल्स भेज सकती है। इससे क्या होता है कि सभी मार्केट में एक ही प्राइस जो है वो यहाँ पर होता है।
ठीक है, कोई भी मार्केट ऐसा नहीं कर सकती कि अभी किसी मार्केट में प्राइस इतना चल रहा है इक्विटी शेयर का, मान लो सेम इक्विटी शेयर का प्राइस जो है किसी दूसरी मार्केट में ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक कॉमन प्राइस जो है यहाँ पर बताया जाता है ताकि सारी फाइनेंशियल मार्केट उस कॉमन प्राइस को यूज करे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो जब फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होती है तो उनकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। उनकी डेवलपमेंट होने की वजह से क्या है कि जो हमारे देश की सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी भी यहाँ पर ग्रोथ होती है। लोग यहाँ पर ज्यादा सेव करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले और उस सेविंग को वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखो, फोस्टर द नेसेसरी कंडीशन। अब देखो अगर किसी फाइनेंशियल मार्केट को जो है इंटरकनेक्ट होना है, यानी कि किसी दूसरी फाइनेंशियल मार्केट के साथ जुड़ना है, तो यहाँ पर देखो कुछ कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी के साथ कंपीट करना है या फिर उसके साथ जुड़ना है, तो वो जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है वो आपको भी यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इंटरकनेक्टनेस की वजह से जो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, वो यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, अदर फाइनेंशियल मार्केट्स को, ताकि वो जो है इंटरकनेक्ट यहाँ पर कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इनहैंसेस कंपटीशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब क्योंकि देखो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, सभी अपना काम करें, तो जिससे क्या होता है कि हर मार्केट में जो है एफिशिएंसी आती है, क्योंकि हर मार्केट दूसरे मार्केट को देखता है कि वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मुझे इससे आगे निकलना है, तो मेरे को भी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करना है, जिससे उनमें जो है यहाँ पर एफिशिएंसी आती है। आप लोग को पता नहीं कि जब भी कंपटीशन इंक्रीज होता है तो कंपटीशन इंक्रीज होने से जो सामने वाली फर्म्स होती हैं जिनमें कंपटीशन हो रहा है उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जब भी मार्केट एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी, एक साथ मिलकर काम करेंगी, तो उससे एक तो मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, साथ के साथ जो इंटरमीडिएरीज है उनकी भी यहाँ पर एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंटीग्रेशन की वजह से, इंटरकनेक्टनेस होने की वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आजकल सभी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो यूज करने लगे, क्योंकि देखो इंटरकनेक्टनेस से सिर्फ फंड्स का फ्लो नहीं होता, यानी कि अगर एक फाइनेंशियल मार्केट दूसरी फाइनेंशियल मार्केट में, मान लो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट यूएसए की फाइनेंशियल मार्केट के साथ जुड़ती है, तो सिर्फ फंड्स का फ्लो नहीं होता, जो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ठीक है, जो वो पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पर फ्लो होता है, वो भी यहाँ पर गाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सभी देश जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो मार्केट एक साथ जुड़ने का काफी सारे हमारे यहाँ पर जो है बेनिफिट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हमारा हेट्रोजेनिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब ये हेट्रोजेनिटी क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट में जितनी भी मार्केट्स हैं उनकी जो नेचर है वो अलग है, उनमें जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं वो अलग होते हैं, उनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये जो फीचर्स अलग अलग है ना फाइनेंशियल मार्केट्स के, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हेट्रोजेनिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उनका एक दूसरे से अलग होना, फीचर्स के मामले में, इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में, मेच्योरिटी के मामले में, वही क्या कहलाता है यहाँ पर हेट्रोजेनिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हम कहते हैं कि ये जो मार्केट्स है ना उनकी नेचर अलग अलग है, तो इनमें क्या है, हेट्रोजेनिटी है, ठीक है। अब देखो जो इंटरकनेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था, मार्केट को आपस में जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो इसी की वजह से है, क्योंकि जो हमारी मार्केट्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है, उनकी नेचर अलग अलग है, तो उनको आपस में जोड़ना यहाँ पर जरूरी है। अगर मान लो उनकी जो फीचर्स हैं वो अलग अलग होते ही नहीं, सब एक जैसा काम कर रहे होते, तब हमें इसकी जरूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ती। क्लियर है। तो हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उनके जो फीचर्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए हमें उनको इंटरकनेक्ट करने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखो, हमारा कॉजेस ऑफ हेट्रोजेनिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। अब ये हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो एक दूसरे से अलग क्यों है, उनकी नेचर अलग क्यों है, फीचर अलग क्यों, उसके रीजंस क्या है, तो वो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला रीजन देखो क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आप लोगों को पता है, लिक्विडिटी क्या होती है कि हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कितनी जल्दी जो है यहाँ पर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक लिक्विडिटी भी रीजन होता है जिनकी वजह से जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के जो नेचर होती है वो यहाँ पर अलग होते हैं, ठीक है। कुछ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, यानी कि आप उसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए जो आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, ठीक है, उनकी जो मेच्योरिटी पीरियड वो कम होती है, आप उसको बहुत जल्दी जो है बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। एज कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए, वो कम लिक्विड होते हैं, उनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। मनी मार्केट को अलग करना और कैपिटल मार्केट को अलग करना ये जरूरी है। तो ये एक मेजर से इनमें जो है डिफरेंस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है, ये जो ट्रेड किए जाते हैं हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट में, उसकी नेचर भी अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, एक होता है हमारा यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है यहाँ पर, डेट इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है। एक हमारा यहाँ पर क्या होता है, ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स थे, क्या थे, इक्विटी शेयर्स थे। अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट को बाय करते हो तो उस केस में आप क्या बन जाते हो, उसके क्रेडिटर बन जाते हो। पर अगर आप इक्विटी शेयर को बाय करते हो तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हो, ऑनर बन जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है, उसकी जो नेचर है उसकी वजह से भी जो मार्केट के फीचर्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जनरली हमारी मनी मार्केट में जो है ट्रेड किए जाते हैं, और जो हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरली हमारे कैपिटल मार्केट में ट्रेड किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, रिस्क प्रोफाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं उनके साथ जो रिस्क अटैच होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं वो बिल्कुल ही रिस्क फ्री होता है, यानी कि उसमें आपका लॉस होने का चांसेस जीरो होता है, ठीक है। एज कंपैरिजन अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज करते हो तो वहां पर क्या होता है, रिस्क यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रिस्क की वजह से भी जो है हम अलग अलग मार्केट इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, अलग अलग मार्केट में ट्रेड करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के वजह से भी जो है यहाँ पर अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है, जो किसी भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो बैंक है, ठीक है, जो बैंक है वो मनी मार्केट में यहाँ पर जो है मेनली वही एक पार्टिसिपेंट होता है जो ज्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो और ऐसे ही जो कंपनीज है वो हमारे कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, तो पार्टिसिपेंट्स की वजह से भी जो है डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये रीजंस है जिनकी वजह से जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट है उसमें वो उनके जो फीचर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। इसीलिए तो हमें फाइनेंशियल मार्केट को जो है अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ा, इन्हीं रीजंस की वजह से। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये जो मार्केट इंटीग्रेशन होती है, यानी कि मार्केट को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है, वो यहाँ पर मेनली हमारे 3 लेवल पे किया जाता है। पहला देखो क्या है, डोमेस्टिक लेवल, दूसरा देखो क्या है, ग्लोबल लेवल, तीसरा क्या है, रीजनल लेवल, ठीक है। अब डोमेस्टिक लेवल आप लोग को पता है, इसमें क्या है कि जो हमारी इंडिया की जो मार्केट्स होंगी वो आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की। ग्लोबल लेवल पे क्या होगा कि जो हमारी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है वो इंटरनेशनल लेवल पे किसी दूसरी कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट के साथ इंटरकनेक्ट करेगी। उसके बाद रीजनल लेवल, इसमें देखो क्या है, पर किसी पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि एग्जांपल के लिए एशिया, ठीक है, एक यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, इसमें जो फाइनेंशियल मार्केट होंगी वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो है कनेक्ट करेगी। मतलब अलग अलग 3 लेवल पे यहाँ पर जो है मार्केट एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती है। क्लियर है आपको। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, डोमेस्टिक मार्केट इंटीग्रेशन। डोमेस्टिक मार्केट इंटीग्रेशन, इसमें जो है हमारे देश डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, इंटरमीडिएरीज होते हैं, वो जो है एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पर इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, ताकि जो उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी से मिल पाए और वो सही से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाए, ठीक है। अब जब डोमेस्टिक मार्केट इंटीग्रेशन होता है उसमें जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो टिपिकली बेसिक रेफरेंस रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब भी डोमेस्टिक लेवल पे हम बात करेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे बात करेंगे तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे उस पे जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, बेसिक रेफरेंस रेट पे। बेसिक रेफरेंस, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, और ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर कम मिलेगा, ठीक है। अब डोमेस्टिक मार्केट इंटीग्रेशन हो कैसे पाती है, इसका रीजन क्या होता है, तो सिंपली देखो क्या होता है कि कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक से ज्यादा मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो बैंक्स हैं वो मनी मार्केट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्रेडिट मार्केट में भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, जिसकी वजह से जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है आपको। तो यहां पर देखो, क्लोजली इंटीग्रेटेड बिकॉज सम ऑफ द इंटरमीडिएरीज ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन वेरियस मार्केट सेगमेंट, ठीक है, वो एक साथ जो है अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में डिवाइड काम करते, ऑपरेट करते, जिससे डोमेस्टिक लेवल पे इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन क्या है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या करना है कि हमें जो है अपनी फाइनेंशियल मार्केट को कनेक्ट करना है जो बाकी देश हैं उनकी फाइनेंशियल मार्केट के साथ। तो इसके लिए बेसिकली ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है कि जो हमारी डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट है उसको ओपन कर दिया जाता है बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि अगर कोई पर्सन यूएसए का है तो वो जो है हमारी फाइनेंशियल मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, और जो हमारा पर्सन है वो यूएसए के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, ओपनिंग ऑफ डोमेस्टिक मार्केट टू फ्री क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को ओपन कर देते हैं ताकि जो बाहरले देश के जो कैपिटल है वो हमारे देश में यहाँ पर आ सके, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हमारे देश में आ सके, हमारे देश का सिटीजन यूएसए की कंपनी से भी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर ले सकता है। अब ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो कई कैसे करती है, कई तरह के जो बैरियर्स होते हैं उसको हटा देते हैं, यानी कि उन्होंने जो भी रोक टोक लगाई होती है वो सभी को यहाँ पर हटा दिया जाता है ताकि अच्छे से यहाँ पर ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन
हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, रीजनल मार्केट इंटीग्रेशन। रीजनल मार्केट इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको एशिया बताया था, उस रीजन में जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है वो एक साथ जो है जुड़ती है, इंटरकनेक्ट होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो टाइज बिटवीन, मतलब कि उनके बीच में यहाँ पर अरेंजमेंट होता है मेजर फाइनेंशियल सेंटर सर्विंग दैट रीजन। पर्टिकुलर रीजन में जितने भी फाइनेंशियल सेंटर है वो एक दूसरे के साथ टाई अप करती है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती है। क्लियर है आपको। अब देखो जो रीजनल मार्केट इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर समय समय पे कई सारे जो है इनिशिएटिव लिए गए थे, जिनमें से एक इनिशिएटिव था हमारा एशियन क्लियरिंग यूनियन। ठीक है, एशियन क्लियरिंग यूनियन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनिशिएटिव लिए गए थे किसके लिए, ताकि रीजनल मार्केट इंटीग्रेशन को यहाँ पर बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं कि एशियन क्लियरिंग यूनियन बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर देखो बेसिकली क्या होता है कि जो एशिया रीजन में, ठीक है, जो एशिया रीजन में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो जब भी आपस में ट्रेड करें तो उसको सेटल करवाने में एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है वो यहाँ पर काम करती थी। ठीक है, तो ये क्या है, एक पेमेंट अरेंजमेंट है जिसमें जो पार्टिसिपेंट है जब भी एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो उसके सेटलमेंट कराने में ये जो है यहाँ पर हेल्प करेगा। क्लियर है। तो ACU इज अ पेमेंट अरेंजमेंट वेयर बाय पार्टिसिपेंट सेटल पेमेंट्स फॉर इंट्रा रीजनल ट्रांजेक्शन। या इंट्रा रीजनल का मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में ही, यानी कि रीजन से बाहर नहीं, उन रीजन में जितने भी कंट्रीज आती हैं जब भी वो आपस में ट्रेड करेंगी तो उसको यहाँ पर सेटल कराना इसका काम होता था। क्लियर है। अब इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, ठीक है, किसने इसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो ये आपने नाम याद रखना है। ठीक है, इसी के इनिशिएटिव पर एशियन क्लियरिंग यूनियन को यहाँ पर बनाया गया था। और ये फिलहाल में इसके मेंबर्स कौन कौन से हमारे, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये कंट्रीज जो है एशियन क्लियरिंग यूनियन की मेंबर्स हैं, और जब भी इनके बीच में ट्रेड होता है तो ये जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन होंगी पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, इसका अब पर्टिकुलर रीजन का मतलब सिर्फ रीजन की बात की जा रही है, किसी और कंट्री के साथ नहीं, तो उसको सेटल करने में यहाँ पर हेल्प किया जाएगा। उसके बाद देखो ये इंश्योर करेगा कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपनी करेंसीज को अच्छे से यूज करे, यानी कि उनके पास जो भी फॉरेन रिजर्व्स हैं, ठीक है, जब भी वो उनको ट्रेड करे तो अच्छे से यूज करे ताकि ज्यादा वेस्टेज ना हो फॉरेन रिजर्व्स की। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कोऑपरेशन अमंग द पार्टिसिपेंट। इसका ये भी काम था कि जो मेंबर्स हैं हमारे अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बना के रखना ताकि वो अच्छे से यहाँ पर ट्रेड कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फैसिलिटेट करेंसी एक्सचेंज मेथड अमंग द पार्टिसिपेंट। अब देखो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास कई सारे यहाँ पर मेथड्स होते हैं जिससे वो यहाँ पर करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पर मेथड्स को यहाँ पर स्पेसिफाई करे कि इस मेथड से आप जो है अच्छे से यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्लियर है। तो ये हमारे क्या था, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। अलग तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर 3 लेवल्स पे जो है इंटीग्रेशन हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर मनी मार्केट। ठीक है, तो अब हम एक एक करके मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला देखो क्या है, मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या है, एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड किया जाता है जिनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से कम होती है। क्लियर है। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, तो जनरली कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। आरबीआई जो है वो हमारे देश में मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। क्लियर है। अब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सिंपली देखो जो जितनी भी हमारी मनी मार्केट्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे दूसरे देश में, वो सारी मनी मार्केट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। कैसे इंटरकनेक्टेड होती है, तो यहाँ पर जनरली देखो जो हमारी आरबीआई होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, अब वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है मनी मार्केट की हेल्प से अप्लाई कर पाती है। क्लियर है। अब ये जो मनी मार्केट में पॉलिसी होती है, जो भी यहाँ पर पॉलिसी बनाई जाती है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, सीधा सीधा WACR, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉल मनी मार्केट रेट भी कहते हैं। यानी कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट वगैरह होता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है, उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, वेटेड एवरेज कॉल मनी मार्केट पे। ठीक है, अब सोचोगे ये क्या है, तो सिंपली देखो मनी मार्केट में जो भी जितनी भी हमारी मनी मार्केट है वो जो है इसी रेट के आसपास घूमती है। यानी कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं उन पे जो रिटर्न मिलना होता है, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होना होता है, वो WACR पे ही होता है। क्लियर है। तो WACR की वजह से जितनी भी हमारी मनी मार्केट्स हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्टेड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट जहां पर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर डेट रेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिस इज अ मार्केट थ्रू विच कंपनीज और गवर्नमेंट इशू डेट टू इन्वेस्टर्स।
इशू का मतलब वो क्या करते हैं, यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं और इन्वेस्टर से डेट यहाँ पर लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, ठीक है, जंक बॉन्ड एंड शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर। क्रेडिट मार्केट में हमारी जनरली जो है शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि उससे जो है फंड रेज किया जा सके। क्लियर है आपको, ठीक है। अब ये क्रेडिट मार्केट कैसे यहाँ पर जो है हमारी इंटरकनेक्ट यहाँ पर होती है, तो जनरली देखो एक पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ठीक है। अब जनरली देखो क्रेडिट मार्केट में हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है और जो कंपनीज होती है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अब वो डेट कैसे रेज करती है, बॉन्ड्स को इशू करके डेट रेज करती है। अब देखो जो हमारी कॉर्पोरेट बॉन्ड है और जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उनके बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, यानी कि अगर जो गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, किसी केस में जो गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उस पे भी इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ेगा। और अगर गवर्नमेंट बॉन्ड का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो हमारा यहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना वो एक बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिस बेस पर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट वो पे करेंगे उसको डिसाइड कर पाते हैं। क्लियर है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं ना वो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि उस पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने के लिए जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो वो पहले देखेगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो प्रोवाइड करता है, आउटलुक प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो कॉर्पोरेट होते हैं वो यहाँ पर बॉन्ड का प्राइस यहाँ पर डिसाइड कर पाए। क्लियर है आपको। अब क्रेडिट मार्केट में देखो सारा कुछ यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड के आगे पीछे यहाँ पर घूमता रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या है, तो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म यहाँ पर सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ऐसी फाइनेंशियल मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज का यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। क्लियर है आपको। और जब भी लोग कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो जनरली जो है इक्विटी की बात करते हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट ऐसी है जहां पर जनरली इक्विटी शेयर्स का यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। अब कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैपिटल मार्केट में ट्रेड किया जाता है, तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। ये कॉमन हमारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। अब कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सेबी, जो सेबी है वो यहाँ पर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब इसको ये कैसे इंटरकनेक्टेड होता है, तो सिंपली देखो ये हमारा क्रेडिट मार्केट के साथ जो है रिलेटेड होता है, यानी कि जो बॉन्ड्स होती है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो हमारे यहाँ पर इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज हैं उनके बीच में जो है इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कैपिटल मार्केट इक्विटी हाउएवर मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द क्रेडिट मार्केट। किसके साथ, क्रेडिट मार्केट के साथ इसका जो है ऑपोजिट रिलेशन बढ़ता है, यानी कि अगर किसी केस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ती है, यील्ड का मतलब जो उस पे यहाँ पर रिटर्न्स मिलती है, तो अगर बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर बढ़ती है तो जो इक्विटी मार्केट होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डाउन हो जाएगी। अब ऐसा देखो क्या क्यों होता है, तो यहाँ पर जनरली देखो अगर किसी पर्सन को बॉन्ड्स पे ज्यादा रिटर्न मिले, मान लो यहाँ पर किसी पर्सन को बॉन्ड पे जो है 10% की रिटर्न मिल रही है और इक्विटी पे, ठीक है, इक्विटी पे यहाँ पर 5% की रिटर्न मिल रही है, तो कोई भी पर्सन यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि जो इक्विटी होते हैं वो ज्यादा रिस्कियर होते हैं बॉन्ड्स के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स पे हमें जो है फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस पे यील्ड बढ़ती है, रिटर्न रेट मिलती है, तो लोग जो है क्रेडिट मार्केट में जाएंगे और बॉन्ड्स को खरीदेंगे और इक्विटी को यहाँ पर बाइकआउट कर देंगे, उसको यहाँ पर वो नहीं खरीदेंगे। क्लियर है आपको। ऐसे ही अगर ये कम हो जाता है, मान लो इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर कितना हो जाता है 5% और इसका जो रिटर्न है वो यहाँ पर 10% हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी इक्विटी मार्केट है वो हाई पे चली जाती है, वो डेवलप हो जाती है। क्लियर है आपको। क्लियर है। तो कैपिटल मार्केट और जो हमारी क्रेडिट मार्केट है उसके बीच में यहाँ पर जो है ऑपोजिट रिलेशन यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो इंक्रीज इन बॉन्ड यील्ड, ठीक है, पुशेस द स्टॉक मार्केट डाउन। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ी तो स्टॉक मार्केट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डाउन हो जाएगी। इसके ऑपोजिट अगर यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होते हैं स्टॉक मार्केट जो है हमारी यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स अगर डिक्रीज होती है सॉरी, तो उस केस में हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। अब देखो मैंने इसका रीजन आपको पहले ही बता दिया, जो रिटर्न मिलती है वो यहाँ पर बेसिक रीजन होता है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। रिस्क जो है उस पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि कोई पर्सन किस में यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। अब ये जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं वो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो देखो जब भी आपके पास फंड्स होते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर मान लो ABC 3 आपके पास सिक्योरिटीज है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे तो आप क्या करोगे, पहले तीनों को कंपैरिजन करोगे और उसके बेस पे जिस पे भी आपको ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर दोगे। जैसे कि मान लो A पर्सन जो A
इंस्ट्रूमेंट था उस पे आपको 10,000 की रिटर्न मिल रही थी, और बी पे यहाँ पर 8,000 की, और यहाँ पर सी पे आपको जो है यहाँ पर 6,000 की मिल रही थी। तो आपने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया तो इस इंस्ट्रूमेंट से आपने जो यहाँ पर 8,000 रुपये आपको मिलने थे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते, उसको आपने यहाँ पर छोड़ दिया। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? यानी कि इसको खरीदने के लिए आपको जो 8,000 की जो आपको रिटर्न मिलनी थी उसको आपने छोड़ दिया। तो 10,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 8,000। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो तभी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि अगर इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लो ज्यादा होती, यानी कि मान लो इस पे जो रिटर्न होती है वो 12,000 की होती, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 12,000 है, यानी कि ज्यादा है, तो हम इस इन्वेस्टमेंट किसमें करते, इसमें करते। तो ऐसे ही जब बॉन्ड यील्ड ज्यादा हो जाती है तो लोग जो है किसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, यहाँ पर बॉन्ड्स में करने लग जाते हैं, क्योंकि एज कंपैरिजन जो इक्विटी पे उन्हें मिलने वाला होता है वो यहाँ पर कम होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी देखो, अगर बॉन्ड यील्ड 7% पर एनम दे रहा है तो इक्विटी मार्केट में लोग तभी यहाँ पर खरीदेंगे इक्विटी शेयर्स को अगर वो जो है 7% से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न देगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसी मार्केट जहां पर जो हमारी करेंसीज होती है उनका यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, जहां पर रुपीज को बेच के डॉलर खरीदा जाता है, पर या फिर डॉलर को बेच के रुपीज यहाँ पर खरीदा जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ वन कंट्री करेंसी विद अनदर कंट्री। हम जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हेल्प से जो है एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेंट्स को होते हैं जनरली, देखो, बैंक्स, कस्टमर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इंटरकनेक्टनेस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। अब ये कैसे जुड़ा है हमारा, तो जनरली देखो, जो हमारे फॉरेक्स मार्केट होते हैं और कैपिटल मार्केट होते हैं वो यहाँ पर क्लोजली आपके एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब ऐसा क्या होता है, देखो सिंपली देखो, जो कैपिटल मार्केट होते हैं ना, जो कैपिटल मार्केट होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर से आते हैं। यानी कि हमारे देश को जो शेयर्स हैं, हमारे जो कंट्रीज हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, वो जो है यहाँ पर हमारे देश में कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के इक्विटी शेयर जो है बाय करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है। क्या आती है? हमारे पास फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है। क्लियर है? ऐसे ही जब हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना पैसा कैपिटल मार्केट से निकाल के ले जाते हैं तो उस केस में हमारे देश से फॉरेन करेंसी जो है बाहर चल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डेप्रिशिएट होती है। जब भी पैसा आएगा तो हमारे रुपए की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से जाएगा तो हमारा रुपीज का जो वैल्यू है वो यहाँ पर डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, अब ये किससे, कैपिटल मार्केट से कैसे जुड़ा है? देखो, जब कैपिटल मार्केट में बूम होगा, यानी कि कैपिटल मार्केट बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मार्केट में पैसा आएगा, हमारे देश में पैसा आएगा। ठीक है, जिससे हमारे रुपए की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसके ऑपोजिट अगर यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है वो डाउन जाएगी, ठीक है, तो उसके इसमें इन्वेस्टर क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर करेंगे, सारा पैसा निकाल के ले जाएंगे, जिससे जो है हमारे पास से फॉरेन रिजर्व जो है वो कम हो जाएंगे, और जिससे हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो कैपिटल मार्केट पे काफी जो है डिपेंड करती है हमारी फॉरेक्स मार्केट, दोनों ही एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन। ठीक है, अब जो हमारी ट्रेजरी ऑपरेशन होते हैं, बैंक जो ट्रेजरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनमें भी जो है इंटीग्रेशन देखा जाता है। अब ट्रेजरी ऑपरेशंस क्या है, सिंपल मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ट्रेजरी ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पर फंड मैनेजमेंट। अब जो बैंक्स हैं, ठीक है, उनके पास आप लोग को पता है कि फंड्स आते जाते रहते हैं, तो उनको मैनेज करना यहाँ पर जरूरी होती है। उसके लिए जो बैंक्स है यहाँ पे ट्रेजरी ऑपरेशंस जो है यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ट्रेजरी ऑपरेशंस के अंडर जो बैंक्स हैं अपने फंड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, ताकि उनकी जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहे, उनको कभी भी फंड्स की यहाँ पर शॉर्टेज ना हो, और उनका जो सरप्लस फंड है वो कभी भी वेस्ट ना हो, वो सही जगह पे इन्वेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेजरी इंफॉर्मेशन में जो इंटीग्रेटेड होता है वो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। ठीक है, तो कई सारे फंक्शंस जो है यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ते हैं ट्रेजरी ऑपरेशंस के अंडर। वो कौन कौन से हमारे फंक्शंस हैं वो हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो पहला फंक्शन देखो क्या है, रिजर्व मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बैंक्स है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, तो बैंकों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो जितने भी उनके पास डिपॉजिट होते हैं उनका एक फिक्स परसेंट अपने पास रिजर्व करके रखे, ताकि इमरजेंसी में जो है उनको वो उस फंड को यूज कर पाए। ठीक है, तो ट्रेजरी ऑपरेशन के अंडर जो है वो जो है सीआरआर एसएलआर, ठीक है, हमारा जो भी सीआरआर एसएलआर है उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखती है बैंक। क्लियर है? उसके बाद देखो, जो भी पैसा सरप्लस पड़ा होता है उसको वो क्या करती है, मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, ताकि जो है उससे वो फंड जो यहाँ पर रिटर्न कमा पाए, उसका जो पैसा है उसकी वैल्यू
कम ना। क्लियर है? तो रिजर्व मेंटेन करके रखना है और इन्वेस्टमेंट भी साथ के साथ यहाँ पर करनी है। ऐसा ना हो कि सारा पैसा हमने रिजर्व के फॉर्म में ही रख लिया, जिससे जो हमें प्रॉफिट है हमारे यहाँ पर कम हो गए, हमारी ग्रोथ यहाँ पर रुक गई। नेक्स्ट देखो क्या है, लिक्विडिटी एंड फंड मैनेजमेंट। देखो लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जब भी कोई फंड की जरूरत हो, कोई डिपॉजिटर आए तो बैंक उसको पैसा यहाँ पर दे सके। तो उसके लिए बैंक क्या करता है, जितने भी उसके कैश फ्लोज होते हैं, ठीक है, जितने भी उसके कैश फ्लो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को करके, चाहे लोन देने पर या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने पे, तो उसको एनालाइज करती है और उससे वो जो है प्रॉपर तरीके से जान पाती है कि उनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, जिससे वो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाती है। क्लियर है? साथ के साथ ठीक है, वो जो पैसा आता है उसको मैनेज करते उसके लिए प्लानिंग भी कर लेती है। प्लानिंग का मतलब कि ये पैसा जो एक्सेस में पड़ा हुआ उसको इन्वेस्ट कैसे करना है वो यहां पर कर सकती है बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता है कि बैंक की बहुत सारी एसेट्स होती हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। जैसे कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से बैंक, वो बैंक के लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। जो लोन देता है बैंक, वो क्या होती है यहाँ पर, एसेट होती है बैंक के लिए। ठीक है, तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में बैंक क्या करता है, यहाँ पर जो भी उसकी एसेट्स और लायबिलिटी उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। मतलब किसी भी केस में उसकी लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैंक उतनी ही लायबिलिटी क्रिएट करे जिसकी पेमेंट वो यहाँ पर कर पाए। तो एक ऑप्टिमल साइज जो है यहाँ पर मेंटेन करके बैंक इस ऑपरेशन में रखता है, उसकी एसेट और लायबिलिटीज का एक ऑप्टिमल साइज, जिससे जो बैंक की ग्रोथ ज्यादा हो, ठीक है, लाइबिलिटीज कम से कम हो, वो यहाँ पर मेंटेन करके रखता है बैंक। नेक्स्ट देखो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट देखो, जितने भी यहाँ पर जो एसेट्स होती हैं, जो लाइबिलिटीज होती हैं बैंक के, उसमें क्या रिस्क है, मतलब मार्केट रिस्क कितना है, उसको एनालाइज किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट में, और उसको जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि लॉस होने के चांसेस कम। यानी कि जब भी बैंक कोई लोन दे रही है तो उससे पहले वो उसकी रिस्क असेसमेंट करेंगे कि इस लोन देने में कितना रिस्क है, मार्केट रिस्क कितना है, ताकि उसको जो है फटाफट से रिकवर किया जा सके, उसका जो पैसा है वो ना डूबे ना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बैंक जो है आर्बिट्रेज भी करता है। ट्रेजरी ऑपरेशन के अंदर हमारा आर्बिट्रेज भी आता है। आर्बिट्रेज बेसिकली देखो क्या होता है, देखो आप लोगों को पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, सामान होते हैं, अलग अलग मार्केट में उसके जो प्राइसेस होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर कोई साबुन है, कोई सोप है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अगर आप गांव में उसको खरीदते हो तो उसका प्राइस जो है यहाँ पर कम होगा। क्या होगा? कम होगा। एज कंपैरिजन अगर वही किसी शेयर के शोरूम में, किसी शहर के शोरूम में लगाओ तो वहां पर उसका जो प्राइस है वो क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गांव से ले जाकर, ठीक है, सस्ते में सामान को ले जाकर वो जो है शोरूम में महंगे दामों में जाके बेचते हैं। ठीक है, जिससे उनको जो है प्रॉफिट अराइज होता है। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज। जैसे मान लो गांव से 10 रुपए का साबुन लिया, यहाँ पर उसको शहर में जाके 100 रुपए का यहाँ पर बेचा, तो यहाँ पर सीधा सीधा 90 का प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आर्बिट्रेज हो गया। तो बैंक जो है वो आर्बिट्रेज भी यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ट्रेजरी ऑपरेशंस के अंडर। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर कंटेजन इफेक्ट। ठीक है, अब कंटेजन इफेक्ट क्या होता है, तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि जितने भी हमारी जो मार्केट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। यानी कि अगर बाई चांस किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जो है क्राइसिस आता है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो डाउन जाती है, तो उसका इफेक्ट जो है बाकी सभी मार्केट्स पे जाएगा। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंटेजेंट इफेक्ट। यानी कि किसी भी अगर एक कंट्री में जो है यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसका इफेक्ट उसके साथ जुड़ी कंट्रीज, उनकी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, जब अमेरिका में आया था, रिसेशन आया था, तो उसका इंपैक्ट लगभग सभी वर्ल्ड की कंट्रीज पे यहाँ पर पड़ा था। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंटेजन इफेक्ट। तो यहाँ पर देखो कंटेजन इज अ स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको फैलाता है कहाँ पर, एक मार्केट या फिर एक रीजन से दूसरे मार्केट या फिर रीजन में। क्लियर है? अब ये जो है हमारा डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडिया की एक मार्केट थी, बॉम्बे में मार्केट थी, उसमें रिसेशन आया, क्राइसिस आया, तो उसका इंपैक्ट हमारी इंडिया की जो बाकी की फाइनेंशियल मार्केट है उसके ऊपर भी आया। ठीक है, इसके ऑपोजिट, ठीक है, हो सकता है कि इंडिया में क्राइसिस आया, उसका जो इफेक्ट है वो यूएसए पे भी यहाँ पर पड़ा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंटेजेंट इफेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि एक मार्केट का जो क्राइसिस होता है, एक मार्केट की गलती का भुगतान सभी मार्केट्स को करना पड़ता है? तो देखो, जो मार्केट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो एक ही तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करें, एक ही तरह के यहाँ पर कैपिटल गुड्स का यूज करें, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि सेम टेक्नोलॉजी की वजह से उसके फायदे भी हैं पर उसके नुकसान भी है। क्लियर है?